हमारा टॉपिक है जैव अणु। सभी तत्व जो ऊपर पट्टी के नमूने में मिलते हैं वे सभी तत्व ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं। अब रासायनिक संगठन का विश्लेषण। तो रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करते हैं? तो इसका विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हम किसी जीव का ऊतक लेते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे यकृत हो, और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मिलाकर के बारीक कूटते हैं और एक स्लरी प्राप्त होती है। फिर उसको एक कपड़े से छानते हैं और छानने पर हमें दो चीज प्राप्त होती है, ठोस पदार्थ जो अम्ल में घुल करके नहीं निकलता और एक जो अम्ल में घुल करके निकल जाता है। जो पदार्थ अम्ल में घुल करके निकल जाता है उसे हम निस्यंद कहते हैं। जो कपड़े से निकल जाता है उसको तो हम निस्यंद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैव अणु किसे कहते हैं। जीव के ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जीव के ऊतक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जीव के ऊतक में कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ में कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किसी जीवित ऊतक की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, जो पर्ण हो चाहे यकृत हो। पहले उसको सुखा लेते हैं, सुखाने से सारा जल निकल जाता है वाष्पित होकर। फिर बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतक को पूर्ण रूप से जला देते हैं तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में अलग हो जाते हैं, CO2 व जलवाष्प के रूप में, और बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। और इस भस्म में अकार्बनिक तत्व ही बचते हैं। अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम तो मुख्य रूप से होते हैं, इनके अलावा और भी तत्व हो सकते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट और फास्फेट ये अम्ल में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार तत्व विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की जानकारी मिलती है। तो विश्लेषण से क्या होता है? किसी जीव के ऊतक के तत्वीय संगठन की जानकारी मिलती है कि इसमें कौन कौन से तत्व है और कितनी कितनी मात्रा में है। तो ये है इसकी मुख्य विशेषता तत्व विश्लेषण की। अब हम इसकी सारणी देखते हैं तत्व विश्लेषण की, कौन कौन से तत्व है। यहाँ देखते हैं कि जीव और निर्जीव पदार्थ में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। हाइड्रोजन की मात्रा ऊपर पट्टी पर 0.14 और मनुष्य में 0.5 होती है। कार्बन की मात्रा 0.03 और मनुष्य में 18.5 होती है। ऑक्सीजन की मात्रा की बात की जाए तो 46.6 और 65 होती है मनुष्य में, और ऊपर पट्टी पर 46। नाइट्रोजन की मात्रा इसकी बहुत कम होती है मिट्टी में, और मनुष्य में इसकी मात्रा 3.3 होती है। सल्फर की मात्रा मिट्टी में कार्बन के बराबर होती है 0.03, और मनुष्य में इसकी मात्रा होती है सल्फर की 0.3। सोडियम की मात्रा मिट्टी में 2.8 और मनुष्य में 0.2। कैल्शियम की मात्रा 3.6 और मनुष्य में 1.5। मैग्नीशियम की मात्रा 2.1 और मनुष्य में 1 होती है। सिलिकॉन की मात्रा 27.7 और मनुष्य में सिलिकॉन की मात्रा नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के ऊतक में इन तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है और मिट्टी में कम होती है, और ये दिया था CN राव द्वारा दिया गया था। ये अंडर टेस्टिंग केमिस्ट्री है जो विश्वविद्यालय प्रकाशन हैदराबाद का है। यौगिकों के परीक्षण से
जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यौगिकों के परीक्षण से हमें जीव ऊतक में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसकी हम सारणी देखते तो इसमें देख सकते हैं हम कि जीव ऊतक में पाए जाने वाले अकार्बनिक यौगिक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल और यौगिक है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट, ये मिलते हैं। रसायन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो क्रियात्मक समूह हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड क्षार व बसीय अम्ल आदि में वर्गीकृत करते हैं। अब हम देखते हैं एमिनो अम्ल। तो जीव विज्ञान की दृष्टि से जो यौगिक है इनको किस में बांटते हैं? एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड क्षार व बसीय अम्ल में। अब हम देखते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमिनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें इसके एक ही कार्बन परमाणु पर या इसमें एक ही कार्बन पर एक एमिनो समूह व एक अम्लीय समूह जुड़ा होता है, यानी कि प्रतिस्थापित होता है। तो उसको हम कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कारण इसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मेथेन है। 4 प्रतिस्थापित समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े हुए होते हैं, यानी जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 4 प्रतिस्थापित समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। ये समूह हैं, देखो कौन कौन से 4 समूह जो अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH, तीसरा एमिनो समूह यानी NH2, और जो चौथा है वो भिन्न परिवर्तनशील समूह हो सकता है जिसे हम R कहते हैं। इसकी श्रृंखला कैसी भी हो सकती है, इससे व्यक्त करते हैं और ये पाए जाते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। तो जो आर समूह के आधार पर ही हम एमिनो अम्ल की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। बाकी तीनों चीजें तो सेम होती है, कार्बन परमाणु से लगी हुई, और जो आर समूह है इसी का ही अंतर होता है एमिनो अम्ल में। फिर भी प्रोटीन में आर समूह की उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं, यानी कि एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 21 प्रकार के। तो अल्फा कार्बन परमाणु से जो आर समूह है वो 21 प्रकार से जुड़ा होता है, यानी 21 प्रकार का हो सकता है। तो इस आर समूह के आधार पर ही 21 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन में एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन के एमिनो अम्ल में आर समूह प्रोटीन के एमिनो अम्ल में आर समूह यदि हाइड्रोजन के रूप में है तो उस एमिनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। अगर आर समूह मैथिल के रूप में है तो वह एमिनो अम्ल हो जाएगा एलेनिन। अगर आर समूह हाइड्रोक्सी मैथिल के रूप में है तो वह एमिनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा? सीरीन। यह एमिनो अम्ल है, इसमें आर समूह है। आर समूह के स्थान पर क्या H है तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। आर समूह के स्थान पर मैथिल है तो यह एलेनिन हो जाएगा। और यदि आर समूह के स्थान पर हाइड्रोक्सी मैथिल है तो यह एमिनो अम्ल का नाम क्या हो जाएगा? सीरीन। तो इस आधार पर 21 प्रकार के होते हैं एमिनो अम्ल प्रोटीन में। अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला एमिनो समूह, दूसरा कार्बोक्सिल समूह,
तीसरा है क्रियात्मक समूह जिसको आर कहते हैं। इन 3 कारकों पर निर्भर करते हैं एमिनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण। अब हम देखते हैं कि एमिनो व कार्बोक्सिल समूहों की संख्या। एमिनो व कार्बोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। मेरा मतलब है कि एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो अम्लीय है, अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल अम्लीय है। क्षारीय एमिनो अम्ल है लाइसिन। लाइसिन क्षारीय एमिनो अम्ल है। अब उदासीन की बात करें तो बेलीन। बेलीन उदासीन एमिनो अम्ल है। इसी तरह से एरोमेटिक एमिनो अम्ल के उदाहरण है टायरोसिन, टायरोसिन, फेनिल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? टायरोसिन, फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। ये चक्रीय रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम एरोमेटिक एमिनो अम्ल कहते हैं। टायरोसिन, फेनिल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण यह है कि इसमें पाए जाने वाले एमिनो समूह व कार्बोक्सिल समूह, एमिनो समूह NH2 और कार्बोक्सिल समूह COOH, ये आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अर्थात विभिन्न pH वाले विलयनों में एमिनो अम्लों की संरचना बदलती रहती है। यहाँ देख सकते हैं यह एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्लों की संरचना, यहाँ पे एक कार्बोक्सिल समूह ने एक प्रोटॉन त्याग दिया है, यानी हाइड्रोजन समूह का त्याग कर दिया, ऋणाविष्ट हो जाता है। तो इस संरचना को हम NH3+ और COO-, इसमें 2 समूह हैं, इसको हम जिटर आयनिक प्रारूप कहते हैं। और यहाँ पे ही इसने अपना प्रोटॉन त्याग दिया और इसके कार्बोक्सिल का प्रोटॉन और NH3+ का प्रोटॉन, ये दोनों के हाइड्रोजन मिलकर के H2 निकल जाते हैं और ऐसी संरचना बन जाती है। तो ये रूप आपस में बदलते रहते हैं। हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो गया, यानी कि एमिनो अम्ल कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं लिपिड यानी वसा के बारे में। तो लिपिड पानी में घुलनशील होते हैं, ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। लिपिड क्या हो सकते हैं? वसा अम्ल होते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिल समूह और एक आर समूह होता है। ये जो कार्बोक्सिल समूह है जो एक आर समूह से जुड़ता है। आर समूह मेथिल, एथिल या उच्च संख्या वाले CH2 समूह हो सकते हैं, जिसमें एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल में कार्बोक्सिल सहित, पामीटिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह के कार्बन के पामीटिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह में उपस्थित कार्बन को मिलाकर के कुल कार्बनों की संख्या 16 होती है। उसी प्रकार के एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिल के कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पामीटिक अम्ल है, इसमें एक कार्बोक्सिल समूह COOH और ये आर समूह है, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या टोटल कितनी हो गई? 14, 15 और 16। तो 16 कुल कार्बन परमाणु की संख्या है पामीटिक अम्ल में। और ये ग्लिसरॉल है,
ग्लिसरॉल भी क्या है, एक वसा अम्ल दो प्रकार के हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और असंतृप्त में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड है ग्लिसरॉल। तो पहला साधारण लिपिड क्या था, बसीय अम्ल था, और दूसरा था ग्लिसरॉल है। जो ट्राईग्लिसरॉल, जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन को ग्लिसरॉल कहते हैं। बहुत सारे लिपिडों में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर ये वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होते हैं, यानी कि एस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी COR ये बंध पाया जाता है। ऑक्सीजन से 2 कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं एक ऑक्सीजन से, तो ऐसे बंध को हम कहते हैं एस्टर बंध। तो इसके आधार पर ये मोनोग्लिसरॉइड, डाइग्लिसरॉइड व ट्राईग्लिसरॉइड हो सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वसा अम्ल है और ये ग्लिसरॉल भी, ये भी साधारण वसा है, ये भी साधारण वसा है। दोनों वसाएं आपस में एस्टर बंध द्वारा जुड़ेंगे तो जल का अणु निकल जाएगा H2O। तो यहाँ देख सकते ग्लिसरॉल में से और एस्टर को जोड़ा, बसीय अम्ल को जोड़ा, तो यहाँ जल का अणु निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, COR जुड़ जाएगा। तो उच्च बसीय अम्ल क्या होते हैं, उच्च वसाएं क्या होती है, ट्राईग्लिसरॉइड, बसीय अम्लों के ट्राईग्लिसरॉइड होते हैं। अब हम देखते हैं गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल भी कहलाते हैं। तो तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजेली तेल है, इसका गलनांक कम होता है, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। जो सर्दियों के रूप में तेल के रूप में होते हैं वो तेल या ऑयल कहलाते हैं। कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें फास्फोरस व एक फास्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, यानी कुछ वसाएं ऐसी होती है जिनमें फास्फोरस मिलता है या फिर फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ऐसे यौगिक को हम, या ऐसी वसाओं को हम फास्फोलिपिड कहते हैं। और फास्फोलिपिड का अच्छा उदाहरण है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड पाया जाता है, यानी फास्फोरस होता है, इसलिए उसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। और उसका एक फास्फोलिपिड का नाम है, यानी कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम हो जाएगा लेसिथीन, इसको लेसिथीन कहते हैं। यहाँ देखते हैं हम फास्फोलिपिड, ये कोशिका झिल्ली की संरचना का इकाई रूप है। इसमें ट्राईग्लिसरॉइड का बसीय अम्ल है और इसमें जो कार्बन समूह है वो फास्फोरस युक्त है, ये फास्फोरस युक्त है। तो लेसिथीन की संरचना है, एक कार्बन परमाणु से फास्फोरस समूह जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, और ये दूसरी तरफ एथिल समूह है और उससे नाइट्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन से 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो ये लेसिथीन की संरचना है। और कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जिनमें विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में जटिल संरचना वाले लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय भी होते हैं, यानी जीवों में बहुत से कार्बनिक यौगिक है जो विषम चक्रीय वलय भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजनी क्षार है। तो यहाँ हम 5 नाइट्रोजनी क्षारों के बारे में देखेंगे जो हमारे DNA और RNA में पाया जाता है। एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल, ये 5 है जो नाइट्रोजनी क्षार है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये शर्करा से जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और यदि शर्करा से फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है तो एस्टर द्वारा जुड़ जाता है फास्फेट समूह शर्करा से, तो अब हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो एडेनिन से शर्करा जुड़ जाती है तो एडिनोसिन, ग्वानिन से शर्करा जुड़ जाती है तो ग्वानोसिन, थाइमिन से शर्करा जुड़ जाती है तो थाइमिडिन, और यूरेसिल से शर्करा जुड़ जाती है तो यूरिडिन हो जाता है, और साइटोसिन से शर्करा जुड़ जाती है तो साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड हो जाता है।
और जब एडेनिन से शर्करा और फास्फेट समूह दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एडेनिलिक अम्ल हो जाएगा। और जब थाइमिन से शर्करा और फास्फेट समूह जुड़ जाता है, दोनों शर्करा से जुड़ जाते हैं तो थाइमेडिलिक अम्ल हो जाएगा। और इसी तरह से ग्वानिन से जुड़ेगा, ग्वानिन से जुड़ेगा तो ग्वानिलिक अम्ल हो जाएगा। और उसी तरह से यूरेसिल शर्करा से, यूरेसिल में फास्फेट शर्करा से जुड़ जाता तो यूरिडिलिक अम्ल हो जाएगा। और ये साइटोसिन है तो साइटिडिलिक अम्ल हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे इस तरह से। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए या आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। सकते हैं कि जो जीवों में दोनों प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज और राइबोज शर्करा है। ग्लूकोज के पहले कार्बन परमाणु, पहला और पांचवा कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ में एस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। और राइबोस में भी पहला और चौथा, इसमें 5 कार्बन होते हैं तो C5H10O5। इसमें पहला कार्बन परमाणु चौथे कार्बन परमाणु से एस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। अब यहां देखते हैं कि एडेनिन है, प्यूरिन। एडेनिन क्या, प्यूरिन से, और ये पिरिमिडिन से। तो प्यूरिन्स क्या होती है, ये द्विचक्रीय बलय होती है। एडेनिन क्या है, एडेनिन है प्यूरिन। अब इसको जब हम एडेनिन को शर्करा से जोड़ देंगे, पेंटो शर्करा से, तो एडिनोसिन हो जाएगा। और जब हम इसके 5वें कार्बन परमाणु से, इन पहले कार्बन परमाणु से तो हमने एडेनिन जोड़ दिया और 5वें कार्बन परमाणु से फास्फेट समूह जोड़ दिया, तो हमारा हो जाएगा एडिनिलिक अम्ल। ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और ये न्यूक्लियोसाइड है। अब ये यूरेसिल क्या है, पिरिमिडिन है। यूरेसिल पिरिमिडिन है। अब यूरेसिल से हम पहले कार्बन से यूरेसिल को जोड़ दिया और चौथे कार्बन, हाँ, इसमें क्या है, एस्टर बंध होता है पेंटो शर्करा, तो यूरिडिन हो जाएगा। ये यूरिडिन हो जाएगा। और यूरिडिन में भी हम जो छठा कार्बन परमाणु है, सॉरी जो 5वां कार्बन परमाणु है, इससे हम अगर फास्फेट समूह को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यूरिडेलिनिक अम्ल हो जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है।